तमाम साथियों को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। आज का हमारा मौजू बहस जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो जम्मू और कश्मीर का तहजीबी व लसानियाती पस मंज़र है। आइए हम आज इस मौजू के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुल्क हिंदुस्तान का जो रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है वो नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। इस बिना पर हम देख सकते हैं कि कदीम ज़माने से ही रियासत जम्मू और कश्मीर का रिश्ता न सिर्फ़ अपने मुल्क हिंदुस्तान से था बल्कि बैरूनी ममालिक के साथ भी रहा, ख़ासकर ईरान और अरब ममालिक से, क्योंकि रियासत जम्मू और कश्मीर कई एतबार से इन ममालिक के लोगों की तवज्जो का मरकज़ थी। अगर हम तारीख़ के औराक पलट कर देखें तो ये बात साफ तौर पर ज़ाहिर हो जाती है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के साथ मुल्क के एक हिस्से के तौर पर उस वक़्त से रहा है जब से यहाँ वेदों का दौर था। चंद्रगुप्त और अशोक के ज़माने से ही तहजीबी और तमदनी और इल्मी व अदबी लेन देन का सिलसिला रियासत जम्मू और कश्मीर और मुल्क के दूसरे हिस्सों के दरमियान शुरू हो गया था। महाराजा अशोक ने रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए अपना एक अलग गवर्नर मुकर्रर किया था जो यहाँ सरकारी और दफ्तरी काम चलाता था। महाराजा अशोक ने जब बुद्ध धर्म अख्तियार किया और उसके फ़रोग़ की खातिर उसने दुनिया भर में अपने नुमाइंदे भेजने का सिलसिला शुरू किया। इन नुमाइंदों को बख्शू कहा जाता था। जब महाराजा ने इन्हें भेजने का सिलसिला शुरू किया तो उनके आने का सिलसिला भी हमारी रियासत में शुरू हो गया। उस वक़्त बुद्ध धर्म को हमारी रियासत में काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ जिसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। उसका पता हमें उन इबादत खानों के खंडरात से चलता है जो हमारी रियासत में अब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक के साथ भी हमारी रियासत का तहजीबी, इल्मी व अदबी और तमदनी लेन देन उसी ज़माने से शुरू हुआ। उस ज़माने में रियासत में बेशुमार ऐसी दरसगाहें कायम हो गई थी जिनमें मुल्क के अंदर से और बैरूनी ममालिक से आए हुए तलबा तालीम हासिल करते थे। बैरूनी दुनिया से लेन देन की एक दूसरी वजह यह भी थी कि ये इलाका जड़ी बूटियों, जानवरों की खालों, फलों और मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियों का ख़जाना था। रियासत के इन फितरी ज़खायर की शोहरत इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ लोग दूर दूर से आकर ये चीज़ें लेकर जाते थे और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। एक जायज़े के मुताबिक यहाँ के जंगलात से ली गई लकड़ी ईरान और यूनान तक की कदीम इमारतों में लगी हुई अब भी मिल जाती है। इन्हीं ज़रूरियात की वजह से रियासत जम्मू और कश्मीर के रवाबित बैरूनी दुनिया से भी कदीम ज़माने में ही कायम हो गए थे। ईरान या अरब की रियासतों या खिलजी ममालिक से रियासत के ताल्लुकात इस्तवार होने की बहुत सी वजूहात थी, उनमें से कुछ मदरजा झैल हैं। पहली वजह यह थी कि अरब और ईरान से जो भी काफ़िले दर्रा हैबर के रास्ते से हिंदुस्तान की तरफ जाते थे वो इसी रियासत के बीच से होकर गुज़रते थे। दूसरी वजह, ईरान और अरब से जितने भी हमलावर हिंदुस्तान की तरफ जाते या हिंदुस्तान से वापस लौटते वो एक मुद्दत तक रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सैर व तफरीह की गरज से क़याम करते थे। तीसरी वजह, उन्हीं आने जाने वालों की वजह से रियासत के वस्त एशिया और ईरान के साथ तहजीबी और लसानी रिश्ते भी कायम हुए। उर्दू ज़बान के इर्तिका की कहानी इन्हीं मजबूत रिश्तों की कामयाब दलील है। चौथी वजह ये थी, इस्लाम के हिंदुस्तान और जम्मू और कश्मीर में आने के बाद रियासत के बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात और भी मजबूत हो गए, क्योंकि इस्लाम को फैलाने की खातिर जितने भी सूफिया इकराम या बुजुर्गान दीन दर्रे हैबर के रास्ते से हिंदुस्तान की तरफ आए या अफ़गानिस्तान से इस तरफ रवाना हुए, उन्होंने सबसे पहले रियासत जम्मू और कश्मीर और ख़ुसूसन कश्मीर को अपना मस्कन बनाया। रियासत में जब इन सूफिया इकराम की मौजूदगी इस बात का बेन सबूत है कि हमारी रियासत के ताल्लुकात बैरूनी ममालिक के साथ कदीम ज़माने से चले आ रहे थे। अगर हम मुख्तसर तौर पे बात करें तो रियासत जम्मू और कश्मीर का रिश्ता अपने मुल्क से बल्कि बैरूनी ममालिक से भी कदीम ज़माने से था। रियासत के लसानी और तमदनी रिश्ते भी कदीम ज़माने से ही कायम हो गए थे। इस रिश्ते की एक और बड़ी वजह यह भी थी कि रियासत जम्मू और कश्मीर में कुदरती मनाजिर, खूबसूरत झीलों, सांप की तरह बल खाती सड़कों, आबशारों और गुलसितानों की खूबसूरत
اور گلستانوں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کی خاطر مختلف ممالک کے سیاح سیاحت کی غرض سے ہماری ریاست میں آتے تھے اور یہاں مہینوں قیام کر کے یہاں کے ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ جو سیاح تھے نہ صرف کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اٹھاتے تھے بلکہ یہاں کی چیزیں مثلاً قالین، لکڑی کے بنائے ہوئے خوبصورت گلدستے، کمبل اور جانوروں کی کھالیں وغیرہ بھی اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاتے تھے۔ ان سیاحوں کی وجہ سے ہماری ریاست کا رشتہ ملک اور بیرونی ممالک سے اتنا گہرا ہوا کہ یہاں کا چرچا وہاں بھی ہونے لگا۔ یہ رشتے اب تک قائم ہیں اور اب بھی ہندوستان اور دوسرے ممالک کے سیاح کشمیر میں سیاحت کی غرض سے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال آتے ہیں۔